So now what we are going to begin with is a basic concept or a basic idea of literature review, कि हम literature review करते क्यों हैं. जो लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम वर्किंग एज एन assistant professor at Allama Iqbal Open University, and I'm also taking care of, as in the position of in charge of Department of Educational Planning, Policy Studies and Leadership. मेरा अपना PhD मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से है, और मैंने जब वहाँ से अपनी PhD की थी तो इन द अर्ली ईयर्स आई कुड क्लियरली सी, इन द अर्ली सेमेस्टर्स आई वुड से, आई कुड क्लियरली सी कि मेरे अपनी राइटिंग में और मेरी अपनी रीडिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो रीडिंग एंड राइटिंग मुझे पाकिस्तानी एकेडेमिया में पढ़ने के बाद, और मैं कोई 18 साल पाकिस्तान की एकेडेमिया में पढ़ चुकी थी, यानी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक. उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं एक तो जब रीडिंग करती थी तो बहुत सरफेस लेवल रीडिंग करती थी. मैं डिटेल्ड रीडिंग नहीं करती थी, कंप्लीट रीडिंग नहीं करती थी, और उस कंप्लीट डिटेल्ड और डीप रीडिंग के बग़ैर फिर मेरी राइटिंग भी उसी तरह से सरफेस लेवल राइटिंग नज़र आ रही थी. ये रियलाइजेशन मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में हुई जब मैंने अपनी पहली असाइनमेंट पेपर लिखा, विच वाज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो जिस लिटरेचर को उन्होंने हमें प्रपोज़ किया था कि आप इसको रिव्यू करें, आई रिमेंबर दोज वर 3 आर्टिकल्स, और उनका रिव्यू लिखना था. तो वो लिखते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वी आर रीडिंग एंड राइटिंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और क्योंकि उससे पहले मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यूके से भी कर चुकी थी, तो दिस वाज नॉट जस्ट यूएस एक्सपीरियंस बट ऑल्सो यूके एक्सपीरियंस एज वेल. तो इन दोनों एक्सपीरियंसेस में मुझे ये समझ में आ गया था कि अच्छा, द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट विद राइटिंग बट ऑल्सो विद रीडिंग. तो मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ भी यहीं से कर रही हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मेरा सबसे पहला जो बिगिनिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि यू नीड टू रीड केयरफुली एंड यू नीड टू रीड विद द कंप्लीट माइंडफुलनेस. जब आप किसी का टेक्स्ट पढ़ने बैठें तो अपने दिमाग को बिल्कुल एक बच्चे की तरह तैयार कर लें कि मैं इस शख्स के टेक्स्ट के बारे में नहीं जानती या नहीं जानता. और क्योंकि हमें कतन इल्म नहीं है कि ऑथर ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, तो जब हम इस तरह से किसी ऑथर के टेक्स्ट को मिलेंगे और इस तरह से किसी ऑथर के टेक्स्ट पे की रीडिंग शुरू करेंगे, तो फिर हमारा एक इंक्विजिटिव माइंड होगा और एक क्यूरियस माइंड होगा, और हम उसको एक थॉरो रीडिंग देंगे. अदरवाइज़ हम पहले से कोई टॉपिक डिसाइड करके बैठे होते हैं, हम पहले से कोई चीज़ जहन में अजम्पशंस बना के बैठे होते हैं, और हम फटाफट स्किम थ्रू करते हैं वो ढूंढने के लिए. तो जब मैं शुरू में बताती हूँ तो हमेशा बताती हूँ कि आप लिटरेचर पढ़ना शुरू करें विद एन ओपन माइंड. ठीक है, आप कोई ना कोई टॉपिक रेफरेंस्ड बुक लेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उसके बारे में अपनी अजम्पशंस को ज़रा होल्ड बैक कीजिए और ऑथर को पढ़िए कि ऑथर क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है. तो मेजर जो जनरली फर्स्ट पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू है, it is to analyze a segment of published body of knowledge through summary, classification and comparison of prior research studies and theoretical texts in a particular subject area within a certain time period. अब होता क्या है कि जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे रिसर्च की, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी भी थीम या किसी भी टॉपिक पे पहले से पब्लिश्ड मटेरियल्स जो भी अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करें, उनको पढ़ें, और फिर स्टूडेंट के जहन में राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने इसको समराइज़ करके लिखना है, इसको कैटेगराइज करना है, इसको ये करना है. मैं फिर ये कहूँगी कि फर्स्ट गो इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट. In the second reading start taking your notes, and then at the third attempt you start writing your review. तो पहली तो सिर्फ रीडिंग होगी, लेकिन यस हमें पर्पस क्लियरली हमारे सामने होगा कि हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हमें
आखिर में एक रिव्यू लिखना है। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बात का वो मुझे ये लगता है कि ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिख रखा है जो आपकी स्लाइड पे आपके सामने है, इसको मैं पहले ले आती हूँ। सबसे पहला जो मुझे मेरे तई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन ऑफ द फील्ड। इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि मैंने अपने थीसिस में माइकल फुलन का जो पावर ऑफ चेंज का थीम है उसको इस्तेमाल किया, उनके थेरेटिकल फ्रेमवर्क को यूज़ किया है। अब इस थेरेटिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के लिए मुझे बिगिनिंग से नहीं पता था कि मैं यही थेरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो किया है वो एक ट्रेसिंग की है ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफॉर्म्स एंड चेंज ओवर द पीरियड। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आई डिग्ड आउट फ्रॉम द लिटरेचर के जो फिनोमिना ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म्स, क्योंकि मेरा था करिकुलम रिफॉर्म पे थीसिस, तो जो फिनोमिना ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म्स है इन द एकेडमिक वर्ल्ड, ये कब किसने दिया, ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ, और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि इस पर लिखने वालों ने साल ब साल क्या क्या लिखा, इस पर क्या क्या नॉलेज प्रोड्यूस किया गया। और फिर अगर मैं ये देखती हूँ कि ये आइडिया, फॉर इंस्टेंस कोई भी आइडिया हम उठाते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये 1922 में पहली दफ़ा एक ऑथर ने इसके ऊपर ये लिखा था और उसने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया, तो फिर हम 1922 से 2022 तक आएंगे। So this is intellectual progression of the theme, this is intellectual progression of the topic जिसके बारे में हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था। और मैं स्टूडेंट्स से बार बार ये कहती हूँ कि डू नॉट बिगिन टू रीड रिसर्च, बिगिन टू रीड बुक्स, ऑलवेज बिगिन टू रीड बुक्स। क्यों? क्योंकि बुक आपको दो चीज़ें दे रही होती है, थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दे रही है और हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन दे रही है उसकी, जबकि जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक टाइम एंड स्पेस पे की गई एक रिसर्च की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल develop the intellectual progression or historical progression of the field, and then previously researched information in an organized pattern. अब आपने ऑर्गेनाइज करने का पैटर्न क्या अपनाना है, ये आपका अपना पैटर्न है। आप ऑर्गेनाइज करने का पैटर्न ये भी अपना सकते हैं कि आप ऑथर बाय ऑथर देना शुरू कर दें, और आप ऑर्गेनाइज करने का पैटर्न ये भी अपना सकते हैं कि पहले मैं प्रीवियस रिसर्च के सारे अजम्पशंस लिखूँगा, फिर मैं प्रीवियसली रिसर्च्ड स्टडीज़ के सारे मेथडोलॉजीज़ लिखूँगा, और फिर मैं प्रीवियसली रिसर्च स्टडीज़ के सारे कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स लिखूँगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि नहीं, मैं एक स्टडी का सब कुछ प्रेजेंट करके फिर दूसरी स्टडी पे जाऊंगा, फिर तीसरी स्टडी पे जाऊंगा। सो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न आपका अपना है, आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर जब आपने उसको ऑर्गेनाइज करके एक तरतीब में ले आना है तो फिर आपने उसको समराइज़ कैसे करना है, सिंथेसाइज कैसे करना है। एक तरीका ये है कि आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स दे दिए, फिर उनकी समरी दे दी और फिर उसको सिंथेसाइज कर दिया। मैं थोड़ा सा रिपीट बार बार इसलिए कर रही हूँ कि आपको तरतीब समझ में आ जाए। हमने इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन दिया, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन देने के बाद हमने प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ पढ़नी शुरू की और वो देने शुरू किए रिसर्च आर्टिकल्स। रिसर्च आर्टिकल्स को देने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका ये हो सकता है कि पहले मैं तमाम रिसर्च स्टडीज़ में पेश की गई अजम्पशंस और हाइपोथेसिस पेश कर डालूँ, फिर मैं उनके मेथडोलॉजीज़ पेश कर डालूँ, और फिर मैं उनके रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स पेश करूँ। ये भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं एक एक रिसर्च स्टडी की समरी लिखते जाऊँ। तो फिर ये दोनों तरीके अपनी अपनी जगह वैलिड हैं और लिटरेचर में लिखे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप आखिर में उसको समराइज़ कैसे कर रहे हैं और सिंथेसाइज कैसे कर रहे हैं, यानी इन सब चीज़ों में से गुजरने के बाद आप कलेक्टिवली उसमें से क्या ले के बाहर आ रहे हैं, ये एक चीज़ है।
अब एक तरीका है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने पहले से की गई रिसर्च फाइंडिंग्स, पहले से दी गई रिसर्च फाइंडिंग्स को एज अ डेटा सोर्स यूज़ करना है। नाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम समराइजिंग समबडीज आर्टिकल्स। मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि पहले से जो रिसर्चर्स अपनी अपनी फाइंडिंग्स दे चुके हैं, आप उन तमाम फाइंडिंग्स को बिल्कुल एक डेटा की तरह सामने रखते हैं और उन फाइंडिंग्स का क्रॉस एनालिसिस पेश करते हैं। वो क्रॉस एनालिसिस रीजन वाइज भी हो सकता है कि जी जब अमेरिका में स्टडी की गई तो इस तरह की फाइंडिंग्स आई, जब यूके में की और जब एशिया में की और जब ऑस्ट्रेलिया में की तो क्या फाइंडिंग्स क्यों डिफरेंट आ रही थी, एंड देन यू बिल्ड अ मेटा एनालिसिस कि सारों के सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, क्या रीजंस हैं कि यहाँ की फाइंडिंग्स डिफरेंट है, यहाँ की फाइंडिंग्स डिफरेंट है। तो आप देखिए मेटा एनालिसिस वर्क्स लाइक अ कॉजल कंपैरेटिव स्टडी इटसेल्फ, कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह की फाइंडिंग्स देखी गई। तो इसको रीजन वाइज भी किया जाता है और इसको ईयरली भी किया जाता है कि जब हम अर्ली 90s में देखते हैं तो इन स्टडीज़ में क्या फाइंडिंग्स आ रही थी, और फिर उन्हीं इलाकों में जब लेट 90s में फाइंडिंग्स आई या जब अर्ली 2000 ईयर में फाइंडिंग्स आई, तो अब क्या कर रहे हैं हम ओवर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ टाइम पीरियड देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ की फाइंडिंग्स कैसे आई। अब मेटा एनालिसिस पेश करने का फ़ायदा ये होता है कि यू रीच एट अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज़ कि अच्छा इन सवालों के जवाब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दिए जा चुके हैं। हम जब रिसर्चर हमारे पास आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपने रिसर्च क्वेश्चंस कैसे कंसीव किए हैं, क्या इन सवालों के जवाब ऑलरेडी रिसर्च में दिए नहीं जा चुके थे, क्या इन सवालों के जवाब ऑलरेडी मौजूद हैं और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्योंकि यूएस में स्टडी हुई हमारे यहाँ नहीं हुई इसलिए मुझे नहीं पता। अगर तो वो एक थ्योरी से निकल के एक एस्टेब्लिश्ड रूल या प्रिंसिपल या एक लॉजिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फिर थिंक अबाउट इट कि क्या आपको दोबारा वो स्टडी अपने इलाके में करनी भी चाहिए या नहीं। और अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जो आप कहते हैं कि आप साबित करते हैं कि नहीं जी ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हुआ तो डिफरेंट रिजल्ट्स आए, इसलिए पाकिस्तान में किया जाना भी ज़रूरी है, तो दैट इज़ अ लॉजिक, फेयर इनफ। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस स्टडीज़ देख के सिंपली ये बता दें कि जी पाकिस्तान में नहीं हुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीवियस लिटरेचर ऐसा होना चाहिए था जो ये बताता कि मुख्तलिफ रीजन्स में स्टडीज़ मुख्तलिफ रिज़ल्ट दे रही हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में भी करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा कोई लॉजिकल सीक्वेंस पीछे नहीं बन रहा आपके मेटा एनालिसिस से, तो फिर आप अक्सर बच्चे अपने रैशनल में सिर्फ इतना लिख देते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई, तो दैट इज़ नॉट अ रैशनल until and unless you have developed that rationale building upon the trajectory behind। अच्छा, फिर आखिरी एक जो तरीका है वो है क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव एनालिसिस। अब क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अक्सर हम डिमांड नहीं करते अपने थीसिस स्टूडेंट से कि वो एक क्रिटिकल रिव्यू लिख के ले आएँ, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू जो है ना वो बजाते खुद एक कंप्लीट रिसर्च है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में की गई रिसर्च जेंडर बाइस्ड है। अब ये जेंडर का फिनोमिना क्रिटिकल थ्योरी से इमर्ज हुआ है। क्रिटिकल थ्योरी क्या है हम सबको पता होना चाहिए। क्रिटिकल थ्योरी उन तमाम फिनोमिनाज को के एजम्पशंस को चैलेंज करती है जिन्होंने अपने वक्त में और कुछ अरसे में सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। क्रिटिकल थेरिस्ट उन सोशल स्ट्रक्चर्स के पीछे खड़ी हुई एजम्पशंस को चैलेंज करता है। इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है फेमिनिज़म, कि फेमिनिज़म एक क्रिटिकल थेरी है जिसने जेंडर बायस्ड एजम्पशंस को चैलेंज किया। इसकी एक एग्जांपल है एंटी रेसिज्म। एंटी रेसिज्म ने
रेस की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे जो स्ट्रक्चर्स बन गए थे, सोशल स्ट्रक्चर्स, उसकी अजम्पशंस को चैलेंज किया। फेमिनिज्म ने जेंडर की बुनियाद पे जो असम्पशंस बन गए थे उनको चैलेंज किया। एंटी रेसिज्म ने रेसिस की बुनियाद पे जो चैलेंज बन गए थे उनको जो स्ट्रक्चर्स बन गए थे उनको चैलेंज किया। मार्क्सिज्म ने और कुछ और मैं सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी ले सकती हूँ, जिसमें बॉर्जू है, जिसमें फूको है, जिसमें पॉलो फ्रेरे है। इन्होंने तबकाती निज़ाम जो बन गया था, जो सोशल क्लासेस बन गई थी, उनकी बुनियाद पे जो सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए थे, उनकी अजम्पशंस को चैलेंज किया। अब हम वापस आते हैं, हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से मुराद ये है कि कोई ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन उठाया जाए जो किसी क्रिटिकल थ्योरी या किसी क्रिटिकल क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हो, और उस नज़रिए से एक रिव्यू किया जाए लिटरेचर का। यानी पाकिस्तान में डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की एक किताब आई थी जिन्होंने जेंडर को इसमें लिटरेचर में और उसमें आइडेंटिफाई करके बताया। उन्होंने एक मेटा एनालिसिस किया, लेकिन विद अ क्रिटिकल क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ जेंडर, कि किस तरह से लिटरेचर जेंडर बाइस्ड है। मेरी दोस्त हैं डॉक्टर समीना, उन्होंने पाकिस्तान की किताबों की कंटेंट एनालिसिस की थी विद द क्वेश्चन ऑफ जेंडर। डॉक्टर नैयर हैं, उन्होंने उनकी स्टडी बहुत फेमस हुई और बहुत सारी जगहों पे हमने भी कोट की है, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कोट की है। उन्होंने इनटॉलरेंस के पर्सपेक्टिव के ऊपर कंटेंट एनालिसिस किया कि किस तरह से पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल है वो इनटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज़म खुदा ना खास्ता डेवलप कर रहा है। अब ये जो एनालिसिस होते हैं, इस तरह के जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं, इनको हम क्रिटिकल रिव्यू कहते हैं। यानी पीछे क्रिटिकल थ्योरी का कोई सवाल था और उस सवाल की बुनियाद पर आपने हर पीस ऑफ लिटरेचर को एनालाइज किया है। एक आखिरी लफ्ज़ जो इस स्लाइड पे इम्पॉर्टेंट रह गया वो है एवैल्यूएटिव लिटरेचर रिव्यू। अगर मैं ये कहूँ, जो कि फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की एक बच्ची को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि उसने मेरे लेक्चर के दौरान मुझे ये क्वेश्चन किया था, और मैंने बाद में इस पर सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शी इज़ राइट, कि इवैल्यूएटिव लिटरेचर रिव्यू तो थीसिस में भी होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रपोजल स्टेज पे और थीसिस स्टेज पे भी रिव्यू करते हैं कि कौन से रिसर्च क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए या कंप्लीट आंसर नहीं हुए। तो जब हम ये कर रहे होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम एक इवैल्यूएशन ही तो कर रहे हैं प्रीवियस रिसर्च की। तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम थीसिस के लिटरेचर रिव्यू में इवैल्यूएशन नहीं करते। येस, इट इज़ अ काइंड ऑफ इवैल्यूएशन बिकॉज वी लुक इनटू लिटरेचर टू फाइंड आउट द गैप्स। तो अब हमें ये समझ में आया कि हम जो लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। हम बेसिकली एक एवोल्यूशन बताएंगे, यानी प्रोग्रेशन ऑफ द आइडिया, कि ये थीम कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ। हम गैप आइडेंटिफिकेशन करेंगे और हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जब हम गो थ्रू करेंगे प्रीवियस रिसर्च को तो हम डेफिनेटली डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। प्रोफेशनल्स जब लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू तो वो लिटरेचर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स करते हैं। ये लोग प्रीवियस लिटरेचर को पढ़ के किसी करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। जब मैं एज अ टीचर प्रीवियस लिटरेचर को पढ़ रही होती हूँ अपनी रिसर्च के लिए नहीं, अपने टीचिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैं एज अ प्रोफेशनल लिटरेचर रिव्यू कर रही होती हूँ। जब रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू कर रहा होता है तो उसका मकसद फर्दर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं, वो सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि क्या रिसर्च ने इस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन दे रखा है। जबकि रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू करता है टू आइडेंटिफाई फर्दर प्रॉब्लम और क्वेश्चंस। फॉर्मेट या स्टाइल मेरा ज़्यादातर यही है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन दें, फिर आप बताएं कि अब तक थ्योरी क्या कह रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैनेजमेंट की थेरीज़ अभी तक क्या कह रही हैं, लीडरशिप की थेरीज़ अभी तक क्या कह रही हैं, एक लीडर कैसे बनता है, बिहेवियरिस्ट थेरी क्या कह रही है, सोशल सिचुएशनल थेरी क्या कह रही है, ट्रेट थेरी क्या कह रही है। सो थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दें, उसके बाद उन पर की गई प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़। तो एक स्ट्रक्चर आपको अपना लिटरेचर का बनाना होता है। डिस्टिंग्विश ये जो 1998 का हार्ट का रेफरेंस है, अगर आप कहीं पे भी लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर खोलेंगे तो आपको हार्ट का रेफरेंस ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ही हैज़ रिटन अ वेरी गुड टेक्स्ट ऑन दिस। और जो मेनली चीज़ें उसने बताई हैं पर्पज़ ऑफ अ रिव्यू में, वो हैं, मैं जल्दी से नरेट कर देती हूँ। आई वॉन्ट कि ये मेरी गुफ्तगू बहुत लंबी ना हो जाए, आप लोगों के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएं। डिस्टिंग्विशिंग व्हाट हैज़ बीन डन फ्रॉम व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है, एंड डिस्कवरिंग इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स रेलिवेंट टू द टॉपिक। जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा लोगों ने इसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स क्या क्या आइडेंटिफाई कर रखे हैं, आप ये लिखते हैं। आप जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हैं तो सिर्फ थ्योरी डिफ़ाइन कर देते हैं, जबकि हम आखिर में आपको कहते हैं कि ये तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखो, यानी जिन वेरिएबल्स को स्टडी करने जा रहे हो, जिसकी थ्योरी भी इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैंने कहा मैंने माइकल फुलन की यूज़ किया, उसने चेंज या रिफॉर्म को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, उसके सब कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या बनाए हैं। देन सिंथेसाइजिंग एंड गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव। ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप अपना आखिर में कंक्लूजन लिखते हैं लिटरेचर में, तो पता चलता है आपका क्या पर्सपेक्टिव बना है इसके बारे में। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ मुख्तलिफ इलाकों में जो दिए गए, उन्होंने किस तरह से ओवर द पीरियड आपके थीम में प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं। इस्टेब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक और प्रॉब्लम। अब होता यह है कि पीछे आप आइडियाज़ और थेरी और रिसर्च दे आते हैं और फिर अचानक से कहते हैं हमारे स्कूलों में ये नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली आइडिया और प्रैक्टिस का लिंकेज डेवलप करना होता है कि जिन इलाकों में ये रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं, उसके बाद वहाँ ये देखा गया है, हमारे यहाँ अभी तक ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं और हमारे यहाँ ये रिसर्च गैप भी पाया जाता है। असल मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह जाके जहाँ पर ये पूरा लिटरेचर रिव्यू समराइज़ हो जाता है, वो बेसिकली आपके रिसर्च का रैशनल होता है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है लिटरेचर रिव्यू से? हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिल रहा है, हमें लोगों ने उसको स्टडी करने के लिए, इन वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए जो मेथडोलॉजिकल अप्रोचेज़ अडॉप्ट की हैं आज तक, हमें वो मिल रही हैं। रिसर्च के बाद अभी तक जो एविडेंशरी इंफॉर्मेशन इस पे डेवलप हो चुकी है, हमें लिटरेचर से ये मिल रहा है, और हमें एक सेट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी मिल रहा है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स की रिसर्च थीसिस देखती हूँ और आखिर में रिकमेंडेशंस देखती हूँ तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ। वो रिकमेंडेशन तड़ातड़ किए जाते हैं जो उनकी विश लिस्ट लगती है। असल में आपने ये बताना होता है रिकमेंडेशन में कि मेरी स्टडी ने ये दे दिया है और फर्दर ये काम बाकी है। अब वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड वर्क है तो भी रिकमेंडेशन में आ जाएगा, और अगर वो फर्दर रिसर्च है तो भी रिकमेंडेशन में आएगी। तो रिकमेंडेशन के 2 हिस्से लिखे जाते हैं। जब आप प्रीवियस रिसर्च पढ़ें तो उसकी रिकमेंडेशंस में जाके ढूंढें क्या उसने लिख रखा है कि कौन से क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे। सो दैट विल गिव यू अ क्वेश्चन फॉर फर्दर रिसर्च। या आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब आप क्रॉस एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ का, तो आप कहेंगे कि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। वेयर टू गिव रेफरेंसेस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जगह जगह थीसिस में रेफरेंसेस डाल देते हैं। अभी हम वैसे रेफरेंसिंग पे थोड़ी सी आखिर में एक प्रैक्टिकल आपको मैं करके भी दिखाऊंगी। बैकग्राउंड जहाँ दे रहे हैं वहाँ रेफरेंस देने ज़रूरी हैं। जहाँ कहीं आप कोई इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने वहाँ पर रेफरेंस मस्ट देना है। रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम में आपने रेफरेंसेस मस्ट देने हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में रेफरेंसेस नहीं होते। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी अपनी होती है। रैशनल पे जाके ये कहानी थोड़ी देर के लिए रुकती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस, ये 3 हिस्से आपके अपने हैं, ये आपने लिखने हैं, इसमें कोई रेफरेंस नहीं आता।
हाँ, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रेफरेंसेस आते हैं। जिस थेरी की बुनियाद पे या जिन थेरीज़ की बुनियाद पे आप अपने रिसर्च क्वेश्चन बिल्ड कर रहे हैं, उन थेरीज़ के रेफरेंसेस आपने ज़रूर देने हैं जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखें। लिखना शुरू करने से पहले कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज योर मटेरियल्स। मैंने जब अपना फोल्डर प्रिपेयर करना शुरू किया था लिटरेचर का, तो मैंने एक लिटरेचर रिव्यू का एक फ़ोल्डर बनाया। फिर उसके अंदर मैंने कैटेगराइजेशन शुरू की कि अच्छा ये चेंज के फिनोमिना पे मैं जो किताबें, चैप्टर्स और आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ वो इस फोल्डर में जा रहे हैं। टीचर एजुकेशन में क्योंकि मैं रिफॉर्म और चेंज को पढ़ी थी, तो टीचर एजुकेशन के बारे में जो बुक्स और आर्टिकल्स में पढ़ी, उसके अंदर 2 फोल्डर्स भी आप बना सकते हैं। बुक्स का अलहदा बना लें, आर्टिकल्स का अलहदा बना लें। फिर एक फ़ोल्डर बना हुआ था टीचर एजुकेशन पॉलिसीज़ का, नेशनल डॉक्यूमेंट्स का। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखने बैठेंगे तो यू एग्जैक्टली नो वेयर योर मटेरियल्स आर। रीडिंग एंड डीप रीडिंग, जैसे मैंने कहा, पहली रीडिंग सिंपली रीडिंग करें और डीप रीडिंग सेकंड स्टेज पे करें जब आप साथ छोटे छोटे नोट्स लेना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जब आप डीप रीडिंग करते हैं तो वो कंपैरिजन आपका जहन खुद ही बिल्ड करना शुरू कर देता है। मैं थोड़ा सा क्विकली जा रही हूँ। मेरी एडवाइज़र ने मुझे मेरे लिटरेचर रिव्यू के दौरान 3 चीज़ों को अलग करना सिखाया था। ऑथर ने क्लेम्स क्या किए, उसकी एविडेंस बिल्ड करने के लिए 2 बातें हो सकती हैं। या तो उसने कोई रैशनल या लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया होगा, ठीक है, या उसने रिसर्च करके कोई एम्पिरिकल एविडेंस दिया होगा। आई रिपीट, और इन बातों का फ़र्क समझिएगा। ऑथर ने क्लेम्स क्या किए, इन क्लेम्स के लिए उसने या लॉजिकल रैशनल फ्रेमवर्क बनाया होगा, जो रैशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, और उसने वो डिस्क्राइब किया होगा, या वो लॉजिकल एविडेंस है, या अगर उसने इस पे कोई रिसर्च कर रखी है तो उसने डेटा, अपनी मेथडोलॉजी और डेटा डिफाइन किया होगा, प्रेजेंट किया होगा। ये एम्पिरिकल एविडेंस है। तो एविडेंस 2 तरह की हो सकती है, लॉजिकल एविडेंस भी हो सकती है, एम्पिरिकल एविडेंस भी हो सकती है। और फिर वारंट्स, यानी उसके फाइनल कंक्लूजन्स क्या हैं। तो किसी भी किताब को पढ़ते हुए, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हुए, अगर आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट करते जाएं तो बाद में उसका रिव्यू लिखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं और यहाँ आते हैं। ये तरीक़ाकार था जिस पर मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू स्ट्रक्चर किया था। बेसिकली ये जो टेबल है ये आपको एविडेंस दे, सबसे पहले जो कॉलम है इसका, इसमें आप कंप्लीट रेफरेंस लिखते हैं। अभी हम रेफरेंसिंग की एक एक्सरसाइज करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के बाद। फिर आप मेजर क्लेम्स कोटेशंस की शक्ल में इस टेबल में डालते जाते हैं। आपने जो ये कॉलम्स हैं ये बाकायदा फिल करने होते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए। सेकेंड स्टेज पे, थर्ड कॉलम में आप लिखते हैं कि इसका मेथड क्या है, ये कोई रिसर्च स्टडी के ज़रिए बता रहा है या ये कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क्स बना रहा है। अगर रिसर्च स्टडी के ज़रिए बता रहा है तो आप रिसर्च स्टडी की मेथडोलॉजी लिखते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं, ये एविडेंशियरी वारंट के बाद ये बता क्या रहा है हमें। और ये जो रिफ्लेक्शन का कॉलम है, ये मेरी एडवाइज़र ने जब मुझे कहा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ कि रिफ्लेक्शन के कॉलम में मैंने इनिशियली कुछ नहीं लिखा और पहली 3 रीडिंग्स करने के बाद मैंने जाके पहला रिफ्लेक्शन लिखा, क्योंकि अब वो 3 रीडिंग्स करने के बाद मुझे पता था कि ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी क्या कह चुके हैं। तो फिर मैंने जाके ऑथर ए पे रिफ्लेक्ट किया और फिर बी पे किया, फिर तो अब ये कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट शुरू हो गया। ये वो स्ट्रक्चर है जो एक टेबल फिल होता जाता है और मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल किया हुआ था। ये टेबल अगर इस तरह से आप फिल करते जाएं तो कोई 20 से 30 स्टडीज़ के बाद, यानी रीडिंग्स के बाद, आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना शुरू कर सकते हैं।